हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विथ मी नम्रता ऑन मेक इट सिंपल। तो आज हम जिस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने वाले हैं वो है नेफ्रॉन स्कीटरी सिस्टम का। ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने किडनी को डिटेल में सिंप्लीफाई किया था। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में उसके लिंक आपको मिल जाएंगे, तो देखना मत भूलिएगा। स्टेप वाइज समझेंगे तो समझना आसान होगा। तो फिर चलिए हम नेफ्रॉन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेफ्रॉन में जाने से पहले हम पिछले वीडियो का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था। ये हमारा था रीनल आर्टरीज थी, है ना। रीनल आर्टरीज से ब्लड सप्लाई होती थी कहाँ? किडनी में, है ना। ये हमारा सेकंड, रीनल वेन्स एंड रीनल आर्टरीज। ठीक है, और ये यहां से हमारी क्या थी? बीन शेप किडनी। ठीक है, बीन शेप किडनी थी। और यहां से हमारी जो आर्टरीज थी वो एंटर करती थी, है ना। और यहां से यूरेटर, जो यूरिन कहाँ तक पहुंचाता है? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है, वो निकलता है ना। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और ये हमारा यूरेथ्रा, है ना। आर्टरीज थोड़ी मोटी बन गई है, नहीं कोई बात नहीं, आप लोग पतली बना लीजिएगा। और पिछले वीडियो में मैंने बेटर ड्राइंग की है, नहीं। अच्छा, टॉपिक पे वापस लौटते हैं। रीनल आर्टरी क्या होती है? ये ब्लड सप्लाई करती है किडनी में। कहाँ से? तो भाई हार्ट से जो पंप किया हुआ ब्लड है, लगभग 20% ऑफ ब्लड जो है वो किडनी में ये सप्लाई करती है। ठीक है, जो अरोटा होता है वहां से रीनल आर्टरीज लाती हैं और कहाँ फेंकती हैं? किडनी में फेंकती हैं। ठीक है, हार्ट से लाती है, किडनी में फेंकती है। अब यहाँ किडनी में क्या होता है भाई? तो इसमें उसका फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज को वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। साथ ही जो ये आर्टरीज एंटर करती है ना, वो ऑक्सीजन किडनी को देके वेन्स में कन्वर्ट होके वापस हार्ट में ब्लड जो है वो वापस हार्ट में पहुंच जाता है। आ रही है बात क्लियर? किस तरीके से ब्लड का साइकिल चलता है? ब्लड आया, फिल्टर हुआ, ऑक्सीजन दिया किडनी को, फिर वेन्स में कन्वर्ट हुआ और वापस हार्ट में चला गया। तो अभी आर्टरीज दिख रही हैं, वो अनदर ब्रांच में ये कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स कहते हैं। अब ये जो आर्ट्रियोल्स है ना, वो अनदर पतले पतले थ्रेड लाइक ट्यूब्स में कन्वर्ट होती हैं। वो होती है नेफ्रॉन के आजू बाजू वो रहती हैं। ठीक है, बहुत पतली होती हैं, तो वो कहलाती है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, वो ही जो कैपिलरीज है ना, वो ही ऑक्सीजन दे देती है किडनी को और फिर वेन्स में कन्वर्ट होके ऊपर हार्ट में पहुंच जाती है। ठीक है, अभी चीजें नहीं हो रही होंगी क्लियर, लेकिन जब हम नेफ्रॉन बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज की बात की थी ना, वो क्या होती है? वो नेफ्रॉन के आजू बाजू चिपकी हुई रहती है। ठीक है, इतना आप याद रखिए। ठीक है, आर्टरीज जो है वो आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हुई। आर्ट्रियोल्स किस में कन्वर्ट हुई? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में, और फिर वापस से वेन्स में कन्वर्ट होके कहाँ? हार्ट तक पहुंच गई। चीजें हो गई क्लियर? लेकिन हम तो भी यूरिन ही पढ़ेंगे। ये चीज मैंने बस एक मतलब कंफ्यूजन ना हो कि हाँ भाई ये कैसी कैसी आर्टरीज है, ये अलग अलग तो नहीं है, एक ही चीज है, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करती हैं, इसलिए उनका नाम अलग है। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। वापस से अपने किडनी में पहुंचते हैं, जो कि हमको समझना है। तो किडनी का स्ट्रक्चर, अगर आपने पिछला वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि किडनी में ये जो आप देखते हो ट्राइंगल लाइक जो स्ट्रक्चर दिखते हैं वो क्या है भाई? ये जो स्ट्रक्चर है किडनी में लगभग कितने 8 से 18 नंबर्स में हो सकते हैं, और ये ट्राइंगल पिरामिड जैसा दिखाई देता है ना, तो नाम भी इसका पिरामिड ही है। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंट काम है भाई? इसका इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये नेफ्रॉन को रहने की जगह देता है। ठीक है, जो नेफ्रॉन है वो इसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? तो नेफ्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये पार्ट जो है पिरामिड के ऊपर का पार्ट, ये क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। बीच का पार्ट जहां पे ये पिरामिड्स मौजूद है वो मेडुला। तो जो नेफ्रॉन है ना, वो आधा कॉर्टेक्स और आधा मेडुला में प्रेजेंट होता है। आधा भाग कॉर्टेक्स में और आधा भाग मेडुला में। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये चीज बताई है। तो इतनी चीजें रिकॉल हो गई हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेफ्रॉन को समझते हैं। नेफ्रॉन की पोजीशन आपको समझ में आ गई, कहाँ प्रेजेंट है भाई? तो ये
यहाँ मेडुला में प्रेजेंट है आधा भाग और आधा भाग कॉर्टेक्स में है। ठीक है, अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो ये ऐसा एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और यहाँ पे ट्यूबुलर, नीचे लूप, फिर वापस से ट्यूबुलर और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट जैसा कुछ बना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैं साइड बना रही हूँ ना, यहाँ पे और नेफ्रॉन आके एक ही कलेक्टिंग डक्ट को शेयर करती हैं। थिन पोर्शन होता है, ये थिक पोर्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है भाई, वो खाली तो रहेगा नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें होती है अपनी एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज। ठीक है, आर्ट्रियोल्स। एफरेंट थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं वो थोड़ी होती हैं पतली। ठीक है, ये क्या है, यह है हमारा एफरेंट, ए से। ठीक है, याद रखिएगा, ए से एंटर करने वाली है और ई से ये एग्जिट करने वाली है। ठीक है, तो ये है हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई ना हमारी आर्टरीज आर्ट्रियोल में, है ना। बताया था ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वो यही वाली जो आर्टरीज है ना, एफरेंट आर्टरीज, यही जो आर्टरीज है ना, वो ही इस ट्यूब्यूल्स के आसपास नेट बनाती है। ठीक है, उसका क्या काम है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसी को कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो पार्ट है ना वो क्या क्या है। तो देखो, ये जो कप वाला पोर्शन है ना, ये कप वाला पोर्शन जहां पे ये नेट बिछा हुआ है, इसे हम कहते हैं क्या, बोमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। जो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, कैप्सूल में अंदर आर्टरीज भरी हुई हैं, ये कहलाता है बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है, ये कहलाता है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम PCT शॉर्ट में कह सकते हैं। आगे मैं जब PCT यूज करूंगी तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने इसको अलग से मेंशन किया है। बोमन्स कैप्सूल से लूप तक का पोर्शन है, जो ना बीच का पोर्शन है, ये कहलाता है हमारा PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आ रही है बात क्लियर। अब ये जो लूप है, ये तो दिख ही रहा है लूप, लेकिन इसका एक नाम है। क्या नाम है, हेनलेज लूप। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पे रखा है हेनलेज लूप। अब हेनलेज लूप जहां से खत्म होता है, वहां आप देखोगे फिर ऐसा वाला ट्यूब है ना। तो ये जो बीच का पार्ट है, ये कहलाता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में DCT कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आ रही है बात क्लियर। अब ये जो है पाइप है ना, ये है हमारा क्या, कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट 2 या 3 नेफ्रॉन से कनेक्टेड रहता है, मतलब ये शेयरिंग करता है नेफ्रॉन। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट जो है मतलब नेफ्रॉन जो है ना, एक ही कलेक्टिंग डक्ट को शेयर करता है। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्ट करने का काम करता है, इसलिए जो भी अपना छला हुआ वेस्ट है ना, यूरिन वगैरह, वो इसमें कलेक्ट होता है। आ रही है बात क्लियर। अब हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को तो देख लिया, अब हम थोड़े इसके स्पेशल क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर देख लिया तो अब इसकी विशेषताएं समझने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई ऐसा दिखता है और इसमें ये गुण है। तो जो एक किडनी होती है, ठीक है, एक किडनी में लगभग 10 लाख तक नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, और दोनों किडनी मिलाए तो 20 लाख नेफ्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे हैं और थ्रेड लाइक हैं तो इजिली आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन्स है ना, वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट है। ठीक है, हमने सेल चैप्टर पढ़ा है ना, हमने देखा कि भाई हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, कोई भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल का भी हम एग्जांपल लेते हैं तो वो सेल से, एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हम किसको बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। वैसे ही किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन।
आ रही है बात समझ में? क्या है वो? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है क्या? लॉन्ग, थिन, ट्यूबुलर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना। और नेफ्रॉन को जो है एक नाम और है, उसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रीनल ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन। ये चीज हो गई क्लियर। स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, ये दो चीज हो गई क्लियर। उसके बाद आप जहां भी रीनल वर्ड सुनो तो समझो कि किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, किडनी को हिंदी में वृक्क, गुर्दा या किडनी तो है ही है, ठीक है, कहते हैं। किडनी है ना वो रीजनरेट नहीं होती है, मतलब कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो उस दौरान नंबर ऑफ नेफ्रॉन जो है ना वो तो फॉर्म हो जाते हैं। मतलब यहाँ के 10 लाख होते हैं तो इट मीन्स कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान 10 लाख बन जाते हैं। ग्रोइंग स्टेज में क्या होता है कि वो साइज में बढ़ते हैं, ठीक है, जो इसकी औसतन साइज है उसमें वो बढ़ते हैं, लेकिन नंबर्स में चेंजेस नहीं आता है। तो ये चीज हो गई आपको क्लियर। किडनी जो है वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकती, अगर उसमें डैमेज हुआ तो फिर रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छा, अब हम ना नेफ्रॉन के एक एक पार्ट को समझेंगे कि इसमें एब्जॉर्प्शन वगैरह कैसे होता है और फिल्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है। ठीक है, तो जो वुमेन्स कैप्सूल है वो किन किन चीजों से बना है? ये जो आर्टीरियोल्स हैं वो आके यहाँ पे क्लस्टर्स बनाती है ना, गुच्छा बनाती है आर्टरीज का। तो इस जो मतलब जोड़े को, मतलब वुमेन्स कैप्सूल प्लस ये जो नेट है, इस नेट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। याद रखिएगा, जो वुमेन्स कैप्सूल में जो क्लस्टर्स है आर्टरीज का, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल, इन सब को मिला के, मतलब इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? मैलपिगियन बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल। रीनल क्योंकि किडनी बताया मैंने, है ना, और ये जो कैप्सूल है वो तो है ही, तो रीनल कैप्सूल या फिर मैलपिगियन बॉडी कहते हैं। हो रही है चीजें क्लियर कि जो नेफ्रॉन है इसका आधा आधा पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा वो क्या, पायरामिड का आधा भाग। ठीक है, ये पिरामिड है। ठीक है, ये पिरामिड के मतलब ये मेडुला के बीच का भाग है, ये मेडुला के बीच का भाग है और ये कॉर्टेक्स के बीच का भाग है। तो ये जो आधा पार्ट है मतलब वुमेन्स कैप्सूल और यहाँ पे पीसीटी और डीसीटी, ये लोग कहाँ मौजूद होते हैं? कॉर्टेक्स में। ठीक है, और मेडुला में क्या प्रेजेंट है? आधा पार्ट क्या है? कलेक्टिंग डक्ट का और लूप्स, हैंडलेस लूप। ठीक है, जो पिरामिड का हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखा करते थे ना, और इसमें ये स्ट्राइप्स देखा करते थे कि बहुत सारी ऐसी ऐसी लाइनें दिखती थी ना, पिरामिड ऐसे भरा हुआ रहता था। वो लाइनें किस वजह से? वो लाइनें हैं इस लूप की वजह से और ये कलेक्टिंग डक्ट की वजह से। ये आ रही है बात क्लियर? अब हम जो यूरिन का फॉर्मेशन है, मतलब कैसे फिल्टर होता है ब्लड, यूरिन कैसे बनता है, और ये जो नेफ्रॉन है किस तरीके से अपना काम करता है, हर एक पार्ट को हम अलग अलग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि बेटर एक्सपीरियंस हो, और आई थिंक वीडियो खत्म होने तक आपको नेफ्रॉन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूरिन के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। तो ये जो यूरिन का फॉर्मेशन है ना वो 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, ये स्टेप्स को आप समझिए फिर हम डिटेल में जाएंगे। पहला जो है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ है? ग्लोमेरुलस क्या है भाई? तो वो यहाँ पे है ना कैप्सूल के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्लस्टर्स है, ये क्या कहलाता है? हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो यहाँ के द्वारा फिल्ट्रेशन हो रहा है। पहला फिल्ट्रेशन जो है वो वुमेन्स कैप्सूल में हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, सेकेंड जो है वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिल्टर हो गया, ठीक है, अब उसमें एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्यों होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, कहाँ पे होगा रीएब्जॉर्प्शन? तो आगे के जो ये लूप्स है ना, बाकी के ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और साथ ही ट्यूबुलर सिक्रेशन भी होगा, मतलब कुछ चीजें हैं जो इस ट्यूब्यूल में है जिसकी जरूरत नहीं है, उसको इस ट्यूब्यूल से बाहर निकाला जाएगा। तो फिल्टर कहाँ होगा? वुमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है रेस्ट ऑफ द पार्ट इसमें होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल हमने ये
बनाया, ठीक है। और इसमें आएगी क्या हमारी आर्टरीज, ठीक है। याद रखिएगा एफरेंट जो है वो मोटी ट्यूब के साथ आती है और यहाँ से जो इफरेंट जाती है वो पतली ट्यूब वाली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे होने वाला है फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होने वाला है ना वो फिल्टर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि इस फिल्ट्रेशन में प्रेशर अप्लाई होता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जा रही है वो आप देखेंगे कि ये मोटी पाइप में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि पतली पाइप हो जा रही है, तो एक प्रेशर बिल्ड होगा, है ना। कि क्या कर रहे हैं कि जैसे एक कमरा में हमने एक चौड़ा दरवाजा बनाया, ठीक है, एंट्री के लिए, लेकिन एग्जिट के लिए एकदम सिंगल बनाए कि भाई सिर्फ एक ही पर्सन भी, मतलब बहुत पतला दरवाजा बनाया कि मतलब ऐसे करके जाना पड़ेगा। लाइक अब ऐसे करके सीधे सीधे नहीं जा सकते, हमको टेढ़ा होके जाना पड़ेगा। तो खचाखच आदमी से भर दिया हमने रूम, और एग्जिट करने के लिए इतनी पतली सी दरवाजा बनाया हमने, ठीक है। एंट्री के लिए इतना बड़ा कि दो दो आदमी एक साथ घुस जाए, लेकिन एग्जिट के लिए हमने इतने से दरवाजा बनाया, ठीक है। तो अब लोगों में वहां पे पैनिक क्रिएट होगा, प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि भाई हमको बाहर जाना है लेकिन जगह ही नहीं है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है कि भाई एंट्री के लिए आपने इतनी मोटी ट्यूब दी है लेकिन एग्जिट के लिए पतली कर दी है। तो अब इस एरिया में क्या हो जा रहा है भाई, प्रेशर बिल्ड हो जा रहा है ना। और साथ ही ये जो सेल्स होती है ना, यहाँ पे होती है पोर्स, ठीक है। अब इस पोर की वजह से क्या होता है, मान लीजिए वो हमने रूम तो बनाया ही था, ठीक है, एंट्री के लिए बड़ा दरवाजा और एग्जिट के लिए छोटा, लेकिन वहां पे ना खिड़कियां भी थी, ठीक है, खिड़कियां भी थी। तो अब लोगों ने क्या किया, खिड़कियों का सहारा लिया कि भाई डोर से तो जा ही रहे हो लेकिन खिड़की से हम जाएंगे, 3-4 खिड़की बना दी, ठीक है। अब लोग खिड़की से भगाभग निकल रहे हैं ना मतलब खिड़की से लोग निकले जा रहे हैं ना, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो गया कि भाई हमको बाहर जाना है लेकिन दरवाजा बंद है, मतलब इतना सकरा दिया है, हम जा ही नहीं पा रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, पूरा रूम खचाखच भरा है, तो लोग खिड़कियों से बाहर जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे चीजें हो गई हैं कि जो यहाँ पे पोर्स है ना उसके थ्रू जो ब्लड है ना वो वुमेन्स कैप्सूल में आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भर रहा है वो, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक मोटी पाइप से यहाँ पानी आया, ये बलून है और ये एक पतली पाइप, ठीक है। अब बलून में हमने कर दिया है कुछ छेद, ठीक है। अब यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है। अब चूंकि इसमें पानी भर गया है, ठीक है, और फिर इस पोर से भी पानी आने लगेंगे क्योंकि प्रेशर बन जाएगा, है ना। तो वो जो पोर्स है उससे भी पानी बाहर निकलने लगेगा, है ना। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी वुमेन्स कैप्सूल्स में भी होता है। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है ना वो लगभग मतलब सभी चीजें, मतलब छोटे छोटे पोर्स हैं, तो जो छोटी छोटी पोर्स से जो चीज आ सकता है ना वो लगभग सभी चीजें वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। जो बच जाता है वो क्या है, वो ब्लड सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो बड़ी बड़ी सेल्स है ना जो इस पोर्स से पास नहीं हो सकती हैं वो बस रह जाती हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब पर डे 180 लीटर जो ब्लड है ना वो फिल्टर कर देता है ये वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, 180 लीटर सोचो। लेकिन ये फिल्टर तो कर देता है लेकिन 99% ये दोबारा जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं ना एब्जॉर्प्शन और, है ना, तो रीएब्जॉर्ब इसी 99% का दोबारा जो रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, इतना वो फिल्टर करता है, लेकिन उसका 99% जो क्या होता है कि वापस से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। क्योंकि ये जो फिल्टर करता है ना ये आंख बंद करके फिल्टर कर देता है, मतलब सब कुछ ही फिल्टर कर देता है। इसको ये नहीं पता कि भाई ये चीज रखनी है, ये चीज निकालनी है, ये करता है कि भाई फिल्टर करना है बस कर दो, सब निकाल दो, बस फिल्टर ही है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी के लोग समझदार है कि भाई ये पागल हो गया है, हमको सब कुछ थोड़ी ना फिल्टर करना है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उसको रखना है, जो फालतू चीज है उसको निकालना है। तो फिर आगे ये बोलता है, ये जो एफरेंट आर्टरीज है ना ये बोलता है कि रुको मैं देखता हूं, मैं आगे की चीज संभाल लूंगा। ये क्या करता है, ऐसा अपना नया रूप धारण करता है, ऑलरेडी पतला है और पतले पतले ट्यूब्यूल्स में ये बदल जाता है, जिसको हम पेरी
ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। वो जो है वो आगे के ये जो ट्यूब्यूल है ना, इसके चारों तरफ ऐसे फैल जाता है, और एक जो कैपिलरीज है वो इस हैंडले लूप की पूरा कवर करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ठीक है, ये वासा रेक्टा अलग से नाम इसको क्यों दिया है भाई? क्योंकि ये एक ही जो कैपिलरीज है ना पूरे लूप को कवर कर रहा है। क्योंकि ये जो वासा रेक्टा है ना, ये ज्यादातर एब्जॉर्प्शन करता है, ये लूप से जितना भी एब्जॉर्प्शन है ना वो ये वासा रेक्टा कर लेता है, इसके चारों तरफ क्योंकि कवर कर लेता है। बोलता है भाई ये वाला पोर्शन है ना मेरे को दे दो, मैं संभाल लूंगा ये वाला पोर्शन, बाकी तुम लोग उधर उधर का देख लो, ये वाला पोर्शन मैं पूरा कवर कर लेता हूँ, इसको पूरा गोल, और इसको मैं घेर लेता हूँ, मैं इसका सारा जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन है ना वो सब मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो। तो ये चीज ये संभाल लेता है। ये चीज आपको हो गई क्लियर? अब ये ब्लड सेल्स और ये सबको तो छान लिया, तो ये पूरा 180 लीटर पानी ही रहता है जिसमें बहुत सारे सॉल्वेंट और बहुत सारे आयंस, वो सोडियम पोटेशियम और बहुत सारे आयंस, ये सब न्यूट्रिशन है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे ग्लूकोज वगैरह है ना न्यूट्रिशन, वो सारी चीज़ें इस वुमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, इकट्ठा होने के बाद अब जो वुमेन्स कैप्सूल है ना, इसमें जो ये फिल्ट्रेट है वो इकट्ठा हुआ है, अब ये फिल्ट्रेट जो है यहाँ से ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसने तो अपना काम कर दिया भाई, ग्लोमेरुलस सब आराम किया कि भाई मैंने फिल्टर कर दिया है और सभी कुछ फिल्टर कर दिया। अब तुम लोग आगे का देख लो कैसे कैसे तुम लोग उसको रीअब्जॉर्ब करोगे, मैंने तो फिल्टर कर दिया, मेरे को जो समझ में आया मैं कर दिया है। ठीक है, अब ये लोग यहाँ एक्टिव होंगे। ठीक है, उसके बाद का काम कौन होगा भाई? कौन करेगा? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। अब किसके ऊपर ये भार आया फिल्टर का? पीसीटी के ऊपर। तो ये चीज हो गई आपको क्लियर? इसमें तो कुछ नहीं है, वुमेन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, आर्टरीज जो यहाँ से आ रही है वो ए से एफरेंट, ई से एग्जिट, इफरेंट आर्टरीज, सॉरी आर्ट्रियोल, ओके आर्ट्रियोल। तो यहाँ से जो आई क्लस्टर बनाया, ग्लोमेरुलस कहलाया। ब्लड आया, मोटा है, प्रेशर से आया, यहाँ पे पतला है इसलिए प्रेशर बिल्ड हुआ। ठीक है, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वुमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन होता है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर अप्लाई होता है। यहाँ से ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्रोटीन, मोटे मोटे सेल्स को छोड़ के, मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी सब फिल्टर हो जाता है, सब कुछ फिल्टर कर देता है। ठीक है, कितना? लगभग एक दिन में 180 लीटर ये फिल्टर कर देता है वुमेन्स कैप्सूल। ऐसा नहीं है भाई, कैपेसिटी है इसके में, लेकिन इसकी जो गलती है उसको सुधार ली जाती है। इसका 99% अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई क्लियर वुमेन्स कैप्सूल वाली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, देखते हैं भाई ये क्या रोल प्ले करते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही थी और पूरा पोर्शन इस वीडियो में कवर नहीं हो पाता, तो बचा हुआ पोर्शन जो है आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को मिस ना करें। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो आई होप गाइस आपको मेरा ये सिंप्लीफिकेशन पसंद आया होगा। वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है, हेल्प मिलता है, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।